बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 166 से लेकर मॉड्यूल नंबर 175 तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की ST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने वाले के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 166 को, जिसमें बात की जा रही है हैश फाइल एग्जाम्पल की। इससे प्रीवियस लेक्चर मॉड्यूल 165 के अंदर मैंने आपको हैश फाइल के बारे में बताया था, हैश फाइल कैसे वर्क करती है। सो इस लेक्चर के अंदर जो है इसकी एग्जांपल दी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बस इसके अंदर सिर्फ इतना समझेंगे कि वो रिमाइंडर क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो रिमाइंडर और क्वेश्चन की समझ नहीं होती। सो इसलिए क्योंकि हैश फाइल के अंदर जब भी आप अपने किसी भी वैल्यू का जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो, बकेट नंबर फाइंड करते हो, तो उसके लिए आप अपने उस वैल्यू को एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, एक स्पेसिफिक हैश फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या करते हो, मॉड लेते हो उसका। तो जब किसी भी वैल्यू को मॉड लिया जाता है तो हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है और एक रिमाइंडर बचता है। अब क्वेश्चन कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लें अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक वैल्यू है 12, आपने इसका मॉड लेना है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप 12 को सिंपली आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब 10 को अंदर नहीं रखेंगे बल्कि 12 को अंदर रखेंगे, 12 को हम अंदर रखेंगे, ठीक है, और 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 1 ज़ा 10, बाकी क्या बच गया, 2 बच गया। तो दोस्तों ये जो आपका ऊपर आंसर है इसको हम कहते हैं क्वेश्चंट। क्या कहते हैं जी, इसको क्वेश्चंट कहते हैं। और ये जो नीचे बाकी रिमेनिंग बच गया है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। और ये बात याद रखना, जब दोस्तों आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो आपका जो आंसर होता है वो ये वाला होता है, ये जो ऊपर क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन आता है। और जब आप किसी भी वैल्यू का मॉड लेते हो किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, तो आपका बेसिकली आंसर कौन सा होता है, ये जो आपका रिमाइंडर बचता है। मतलब ये जो रिमेनिंग भी वैल्यू बचती है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये आपका असल में आंसर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमेशा आपने। यही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो 55 का हमने मॉड लिया 41 के ऊपर, तो 41 ज़ार 41, बाकी रिमेनिंग के हमारे पास क्या बच गया, 14 बच गया। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो 14 है ये यहाँ पे रिमाइंडर है। समझ लगी बात की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 167 डाटा माइनिंग। दोस्तों डाटा माइनिंग क्या होती है, डाटा माइनिंग विच कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब वो कह रहा है कि जब हम अपनी डाटा की कलेक्शन के अंदर एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम अपनी डाटा की जो कलेक्शन होती है, मतलब डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं, मतलब आपके पास एक बहुत ज़्यादा ह्यूज फॉर्म में डाटा है, तो कहते हैं जब हम अपनी डाटा की कलेक्शन के अंदर क्या क्या डिस्कवर करते हैं, पैटर्न्स डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न कहता है जब हम डिस्कवर करते हैं, बनाते हैं, निकालते हैं, फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डाटा की कलेक्शन के अंदर, तो कहता है इस टेक्निक को हम डाटा माइनिंग कहते हैं। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अब आगे डाटा माइनिंग के दोस्तों क्या आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स आ रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ डाटा माइनिंग यूज़ करते हैं। डाटा माइनिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल, कहता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है, इन न्यूमेरियस एरियाज़, कहते हैं बहुत से न्यूमेरियस एरियाज़ के अंदर, इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन चीज़ें शामिल है, मार्केटिंग, कहता है मार्केटिंग के अंदर जो है वो हम अपनी डाटा माइनिंग को यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हैं, लोन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम अपने डाटा माइनिंग को यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो हम अपनी डाटा माइनिंग को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके इस्तेमालात हैं। तो ये आपको MCQ में पूछ सकता है वो कि जनाब डाटा माइनिंग जो है वो क्या यूज़ होती है क्वालिटी कंट्रोल में, तो आप वहाँ पे येस या नो करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट इसके जो है वो क्या आ गए हैं जी, इस्तेमाल आ गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो कह रहा है कि जो डाटा माइनिंग होती है इसको हम जीन्स एनकोडिंग इन DNA मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारी DNA मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजी के अंदर, जो आपने DNA टेस्ट पढ़े थे, तो उन DNA मॉलिक्यूल्स के अंदर कहता है हम जीन्स एनकोडिंग करने के लिए भी, या जीन को एनकोड करने के लिए भी हम डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करता है एक और जगह भी किया जाता है, जहाँ पे वो कह रहा है कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको करेक्टराइज करने के लिए भी हम डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके क्या आते हैं जी, इस्तेमाल आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वो कह रहा है 2 कॉमन फॉर्म्स ऑफ डाटा माइनिंग। कहता है डाटा माइनिंग की 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। पहली कौन सी होती है, डाटा डिस्क्रिप्शन, और दूसरी होती है क्लास डिस्क्रिप्शन। डाटा डिस्क्रिप्शन क्लास डिस्क्रिप्शन, और दूसरी होती है क्लास डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 2 इसकी क्या हैं जी, इसकी फॉर्म्स हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं कि ये जो पहली फॉर्म है क्लास डिस्क्रिप्शन, ये कब यूज होती है दोस्तों। कहता है क्लास डिस्क्रिप्शन डील्स विद आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज अ गिवन ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स। कहता है जो हमारे पास डाटा आइटम्स गिवन होती हैं, जो उनका ग्रुप गिवन होता है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा माइनिंग की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं जिसको क्लास डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब दूसरी फॉर्म की बात करते हैं। क्लास डिस्क्रिमिनेशन डील्स विद आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज दैट डिवाइड टू ग्रुप्स। कहता है जब हम अपनी वो जो डाटा था जब उसको 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है डाटा माइनिंग की दूसरी जो फॉर्म है जिसका नाम है क्लास डिस्क्रिमिनेशन, उसका यूज़ करते हैं। मॉड्यूल नंबर 168 जिसमें डाटा माइनिंग एग्जांपल दी जा रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों वो कह रहा है जी पहला जो इसका डाटा माइनिंग की फॉर्म है वो कौन सी है जी, क्लस्टर एनालिसिस। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स है, बस आपने इसका कंसेप्ट याद रखना है, बाकी इनको रट लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहली फॉर्म है जी क्लस्टर एनालिसिस। अब कहता है ये जो डाटा माइनिंग की क्लस्टर एनालिसिस जो फॉर्म होती है ये किस लिए यूज होती है, विच सीक्स टू डिस्कवर क्लासेस। मतलब जब आपने क्लासेस को डिस्कवर करना हो तो उसके लिए हम इसकी जो फॉर्म है क्लस्टर एनालिसिस उसका इस्तेमाल करते हैं। देन इसकी एक और फॉर्म होती है एसोसिएशन एनालिसिस। ये कब यूज होती है, विच इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर लिंक्स बिटवीन डाटा ग्रुप्स। कहता है जब हमने अपने डिफरेंट जो डाटा ग्रुप्स हैं उनके दरमियान लिंक्स फाइंड करने हो, क्या फाइंड करने हो, लिंक्स फाइंड करने हो, देखने हो, आइडेंटिफाई करने हो। तो कहता है उसके लिए हम डाटा माइनिंग की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, एसोसिएशन एनालिसिस। उसके बाद आउटलियर एनालिसिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डाटा माइनिंग। कहता है हमारे पास डाटा माइनिंग की एक तीसरी फॉर्म भी होती है जिसको हम आउटलियर एनालिसिस कहते हैं। कहता है ये कब यूज होती है, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई डाटा एंट्रीज दैट डू नॉट कंप्ले विद द नॉर्म्स। तो जब हम हमारी जो डाटा एंट्रीज़ हैं जब वो हमारी नॉर्म्स के साथ जो है वो रिलेट नहीं कर रही होती, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रही होती, तो कहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो हम जो डाटा माइनिंग की फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम आउटलियर एनालिसिस कहते हैं। देन डाटा माइनिंग की एक और कहता फॉर्म होती है जिसको हम सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस कहते हैं, जो क्या करती है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स ओवर टाइम। मतलब टाइम के ऊपर जो हमारे पास पैटर्न्स के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है हम जो डाटा माइनिंग की फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस कहते हैं। तो ये दोस्तों इसकी कितने डिफरेंट फॉर्म्स थी डाटा माइनिंग की, जिसको हमने अच्छे से सीखा कि कौन सी फॉर्म का क्या नाम है और वो किस मकसद के लिए यूज़ होती है। तो बस आपको इनके नाम और इनके मकासद याद होने चाहिए बस। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 169 की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। मॉड्यूल नंबर 170 की बात करें तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ जस्ट कंसेप्ट दे देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्या जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक खुद कार चलने वाली एक मशीन होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो इतना जो है वो एडवांस कर देते हैं कि वो खुद कार तरीके से चीज़ों को सोचता भी है, चीज़ों को समझता भी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करता है और खुद कार तरीके से जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। आप ये समझ सकते हो कि कंप्यूटर की एक बहुत ही एडवांस फॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के अंदर इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को, मतलब कि यानी आपने इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपने खुद कार तरीके से मतलब मैनुअली आर्टिफिशियल तरीके से आपने इसके अंदर एक ऐसी जहानत रख दी है जिसके साथ वो चीज़ों को सोचता भी है, समझता भी है, अंडरस्टैंड भी करता है और उसको खुद कार तरीके से करने की कोशिश भी करता है, ट्राई भी उसको करने की कोशिश करता है। दोस्तों ऐसी कंप्यूटर की एडवांस फॉर्म को हम जो है वो रिबोट्स कहते हैं और इसको जनरली हम जो है रिबोट्स का नाम देते हैं। अब जैसे आपको पता है कि रिबोट जो है आप डिफरेंट फंक्शनलिटीज के लिए बनाते हो, जैसे ये देखो ये एक रिबोट है। अब ये खुद का तरीके से जो आपने इसके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू एक दफ़ा चीज़ फिट कर देनी है ना, इसने वैसे ही हमेशा काम करते रहना है। ये नहीं कि इसने गलत उसके बरक्स काम करना है, बल्कि इसने वैसे ही सेम जो है वो काम करते रहना है। ऐसे दोस्तों जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, जैसे यहाँ पे देखो ये गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जिसमें आप सिर्फ जस्ट जो है ना वो अपने
वो कार का जो स्टीयरिंग होता है उसके सामने बैठेंगे, लेकिन कार को आप बस गूगल मैप के थ्रू जो है नक्शा बता देंगे कि आपने कहाँ जाना है, तो उसके बाद जो आपकी कार है वो खुद ब खुद अपने आप को ड्राइव मतलब खुद ब खुद ड्राइव होगी, आपको उसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके गूगल मैप से जो है वो इंस्ट्रक्शन लेगी और उसके बाद वो खुद कार तरीके से आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। तो ये क्या है बेसिकली, यही है खुद कार तरीके से काम करना, जो कि रिबोट काम कर भी रही है। ऐसे यहाँ पे देखिए एक और शेप दिखाई दी है जिसमें क्या हो रहा है, एक रिबोट है और वो आपको जो है दबा रहा है, ठीक है। तो यानी उसके अंदर इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि उससे ये बता दिया गया है, उससे ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब भी तुम्हें रन किया जाए, जब भी तुम्हें वर्किंग के लिए कहा जाए, तो तुमने जो है वो जिस पर्सन को भी कहा जाए उस पर्सन को तुमने दबाना है। तो मतलब ये इस तरह से उन्होंने एक एडवांस कंप्यूटर की फॉर्म बनाई है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि आपकी जो डिफरेंट नर्सिस होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, या जो वो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनके तौर पर भी आपके रिपोर्ट्स आने वाले वक्त में जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर देखें कि आपका जो मेडिकल की फॉर्म के अंदर, मेडिकल की दुनिया के अंदर आपको इंजेक्शन लगाना, आपके जो है वो ब्लड टेस्ट करने, ये सारा काम करने के लिए भी फ्यूचर में जो है वो रिपोर्ट्स आएंगे। तो ये दोस्तों एडवांस फॉर्म है कंप्यूटर की। आगे नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात मजीद करें तो इसमें इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात की जा रही है। अब एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये आपको सिर्फ कंसेप्ट इसका याद होना चाहिए दोस्तों। एन एजेंट इज़ अ डिवाइस कहते हैं, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है डैट रिस्पोंड टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। कहता है जो बेसिकली एजेंट बेसिकली एक डिवाइस होती है जो आपको रिस्पोंड करती है, किसके थ्रू, आपके इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब वो आपके इन्वायरमेंट को भांप लेती है, उसको मतलब अंडरस्टैंड कर लेती है। तो जैसे का इन्वायरमेंट आप उसको फ्राहम करते हैं, वो उसके ही आपके उस इन्वायरमेंट को भांपने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करती है। ऐसी डिवाइस को दोस्तों हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली मेन कंसेप्ट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि मतलब उसको इस काबिल बना दिया गया है कि उसके अंदर ऐसी कोडिंग की गई है, ऐसे उसके अंदर जो है वो डाटा सेट्स रखे गए हैं कि वो उन डाटा सेट्स को यूज़ करते हुए आपके इन्वायरमेंट से चीज़ों को अंडरस्टैंड, जैसे लाइक ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसे ही रिबोट को भी बेसिकली ये ऐसा कोड किया गया है, ऐसे उसके अंदर डाटा सेट्स रख दिए गए हैं कि वो ह्यूमन की तरह जो है सोचता है, ह्यूमन की तरह जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और फिर देन आपको रिस्पॉन्स भी करता है। जैसे लाइक इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने चैट जीपीटी। अभी आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी एक बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर एआई की एक फॉर्म है जिसको आप अभी इंटरनेट पे यूज़ भी कर रहे हैं कि आप कुछ भी उसे बताते हैं, कुछ भी उससे पूछते हैं, तो वो आपको पहले उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और देन उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको जो है उसका आंसर बता देता है कि जनाब इसका आंसर ठीक क्या होगा। तो कहता है इट इज़ नेचुरल, कहता है ये बेसिकली एक नेचुरल इन्विजन है एन एजेंट एज एन इंडिविजुअल मशीन सच एज आ रिबोट। कहता है बेसिकली जैसे नेचुरल अल्लाह पाक ने जो है वो इंसानों को बनाया हुआ है, इंसान सोचते हैं, कहता है ऐसे ही नेचुरल जो आपकी थिंकिंग है उसको ही मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने जो है क्या किया हुआ है कि एक एडवांस लेवल के कंप्यूटर बना दिए हैं, कि एडवांस इंडिविजुअल मशीन बना दी हैं जिनको जो है वो रिबोट का नाम दिया जा रहा है और वो खुद कार तरीके से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अब आगे वो बता रहा है कि ये जो रिबोट्स होते हैं ये दो मेन कंसेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं, पहला प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर और दूसरा डिक्लेरेटिव नॉलेज के ऊपर। अब ये प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, लर्निंग हाउ, कि मतलब कैसे नॉलेज को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मतलब रिबोट को दो चीज़ें मेन सिखाई गई हैं, पहला प्रोसीजरल नॉलेज कि लर्निंग करनी कैसे है, हाउ कैसे करनी है लर्निंग, और उसके बाद दूसरा उसको क्या सिखाया गया, डिक्लेरेटिव नॉलेज उसे सिखाया गया है। अब डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, लर्निंग व्हाट, कि करना क्या है, पहले वो ये करता है कि करना कैसे है और फिर लर्निंग व्हाट और करना क्या है, ठीक है जी। तो ये दो मेन फंडास के ऊपर, इन दो मेन कंसेप्ट्स के ऊपर जो है आपका रिबोट जो है वो काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 172 के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 172 के अंदर दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें, मॉड्यूल नंबर 173 पे आ जाए। मॉड्यूल नंबर 173 की बात करें तो इसमें ट्यूरिंग टेस्ट की बात की जा रही है। अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली क्या है इसको पढ़ लेते हैं। कहता है ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950। मतलब कहता है ट्यूरिंग टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जिसको एलन ट्यूरिंग जो पर्सन था उसने 1950 के अंदर जो है वो प्रपोज किया था। आगे हैज़ सर्व्ड एज अ बेंचमार्क इन मेडिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहता है जिसका बेसिकली मतलब ये था, जिसका मकसद ये था, ये ट्यूरिंग टेस्ट करता गया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर जो है वो प्रोग्रेस को जो है वो मेजर करता है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस इस वक्त जा रही है। जैसे आपके मान लो आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी एग्ज़ाम की हम प्रोग्रेस चेक करते हैं कि आप फेल हो कि पास हो, अगर पास हो तो कितने % पास हो, किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर लिया, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेस को मेजर करना। तो ऐसे दोस्तों आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर भी जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हो तो दोस्तों उसके लिए हम जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 174 के ऊपर, जिसके अंदर लिखा गया है अंडरस्टैंडिंग इमेजेस। मतलब इस मॉड्यूल में दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आपको ये कंसेप्ट दे रहा है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो बोर्ड होता है वो आपकी दी हुई इमेज को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे इसके कंसेप्ट से छोटा सा लिखा हुआ है, उसको समझ लें, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है जनाब आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो बोर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग जनरल इमेज, वो जनरल इमेज को अंडरस्टैंड करता है, इज यूजली अप्रोच्ड एज अ 2 स्टेप प्रोसेस। मतलब वो आपकी जो जनरल इमेजेस होती हैं उनको रिबोर्ड जो है वो 2 बेसिकली स्टेप्स की प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसे अंडरस्टैंड करता है। पहला स्टेप क्या है, इमेज प्रोसेसिंग, और दूसरा स्टेप है इमेज एनालिसिस। क्या मतलब जो आपका रिपोर्ट है, जब आप उसे कोई भी इमेज देते हो तो वो पहले आपकी इमेज को प्रोसेस करता है, देन आपकी इमेज को एनालिसिस करता है। अब इमेज प्रोसेसिंग में वो क्या करता है, विच रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। मतलब पहला जो स्टेप था इमेज प्रोसेसिंग, इसके अंदर दोस्तों आपका जो रिपोर्ट होता है वो बेसिकली आपकी इमेज के अंदर मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी खसूसियात हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसको पहचानने की कोशिश करता है। और जब वो उसको पहचान लेता है फिर देन वो स्टेप 2 में क्या करता है, इमेज एनालिसिस। मतलब फिर देन वो स्टेप 2 में जाकर इमेज को एनालाइज करता है, उसको एनालिसिस करता है। अब एनालिसिस करने का क्या मतलब है, कहता है विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरलाइंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन। कहता है वो जो बेसिकली उसने स्टेप 1 के अंदर आपकी इमेज के अंदर मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात को आइडेंटिफाई किया था, अब उन खसूसियात को वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि उन खसूसियात का मतलब क्या है। पहले उसने उन खसूसियात को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी खसूसियात हैं इस इमेज के अंदर, देन अब उन खसूसियात को वो क्या कर रहा है स्टेप नंबर 2 में मीन, मतलब उनका मतलब समझ रहा है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि इन तमाम की तमाम खसूसियात का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 175 पे आ जाते हैं। इसमें दोस्तों वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें भी सिर्फ आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि आपका जो रिपोर्ट होता है वो किस तरह से आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे कहता है जनाब 3 उसके स्टेप्स होते हैं, 3 उसके जो है वो लेवल्स होते हैं, 3 उसके फेजेस होते हैं, जिसके अंदर आपका जो रिपोर्ट होता है वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। लैंग्वेज अब कोई भी हो सकती है, आपकी अरेबिक लैंग्वेज हो सकती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, मतलब दुनिया की किसी भी अगर लैंग्वेज को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यानी रिपोर्ट के थ्रू जो है वो प्रोसेस करवाना हो तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इन 3 स्टेप्स को करने के बाद आपका जो रिपोर्ट होता है वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। तो पहला स्टेप क्या है, सिंथेटिक एनालिसिस। पहले स्टेप का नाम है सिंथेटिक एनालिसिस। दोस्तों इसमें वो क्या करता है, हु मेजर कंपोनेंट्स इज पार्सिंग, जिसमें वो आपके बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना आपकी लैंग्वेज के उनको पार्स करता है। जिसका मतलब, अब इसका क्या मतलब है, दैट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। क्या मतलब, स्टेप 1 के अंदर वो आपके सेंटेंस जो आपने उसे बताया है उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट समझता है कि इसका मेन सब्जेक्ट कौन सा, मतलब इसकी मेन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, अरेबिक है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, कौन सी लैंग्वेज है। तो ये होता है उसका स्टेप नंबर 1 कि आपका जो रिपोर्ट होता है वो आपकी दी हुए सेंटेंस को पहले अंडरस्टैंड करता है कि आया कि ये सेंटेंस किस लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, ये होगा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में वो क्या करता है, सिमेंटिक एनालिसिस। स्टेप नंबर 2 में सिमेंटिक एनालिसिस करता है, जिसका क्या मतलब होता है, इन कंट्रास्ट टू द पार्सिंग प्रोसेस, जिसमें वो आपका कंट्रास्ट करता है पार्सिंग प्रोसेस के साथ, जिसका क्या मतलब है, आइडेंटिफाइज द ग्रामेटिकल रूल ऑफ ईच वर्ड। तो दोबारा बता देता हूँ, पहले स्टेप में उसने क्या किया, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट समझा कि उसकी लैंग्वेज कौन सी है। स्टेप 2 में उसने क्या किया कि जो उसने सब्जेक्ट तो आप समझ लिया, उसे पता चल गया अच्छा ये इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद अब वो क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 में वो आपके सेंटेंस में मौजूद ईच वर्ड की ग्रामेटिकल रूल को समझेगा कि आपके ईच वर्ड का ग्रामर का रूल कौन सा है, कौन सा रूल आप जो है वो यूज़ कर रहे हो। और स्टेप नंबर 3 कौन सा होगा, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस में वो क्या करता है, इट इज़ दिस लेवल दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज ब्रोथ इनटू द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रूल ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस। तो अब दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले स्टेप में उसने आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझा, दूसरे स्टेप में जिसका नाम सिमेंटिक एनालिसिस था उसमें उसने क्या किया, आपके सेंटेंस के अंदर मौजूद ईच वर्ड के ग्रामर रूल को समझा, और तीसरे स्टेप जिसको उसने कंटेक्चुअल एनालिसिस का नाम दे रहा है, इसके अंदर वो क्या करता है कि आपके स्टेप 2 में जो उसने हर वर्ड का ग्रामर रूल समझ लिया है, अब वो क्या करेगा कि उसका सेंटेंस के लिहाज से उस ईच वर्ड का क्या करेगा, पहले उसने जनरल कंसेप्ट समझा, उसका रूल समझा, अब वो ईच वर्ड का सेंटेंस के लिहाज से जो है वो ग्रामेटिकल रूल समझ रहा है।
ठीक है। तो ये 3 दोस्तों स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स को करने के बाद आपका जो रिपोर्ट होता है वो आपके लैंग्वेज को जो है वो अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मॉड्यूल नंबर 175 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।